हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सो पिछला वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, डिफाइंड फोर्स पढ़े थे एंड बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ये पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज है फोर्स का लेक्चर नंबर 2। आज ये सेकंड लेक्चर है हम लोगों का। ठीक है, सेकंड लेक्चर है। तो लेक्चर 2 में आज हम लोग फोर्स का थोड़ा बात को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा आज कहानी बताना है, इस लेक्चर में थोड़ा कहानी सुनेंगे। ठीक है, तो बस छोटा सा एक वीडियो होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आज का हेडिंग देख के समझ में आ रहा है कि मोशन विदाउट फोर्स, मतलब कि अगर मोशन करना है विदाउट फोर्स, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, ये बस इतना सोचना है कि मोशन करवा रहे हैं विदाउट फोर्स, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, सो वेलकम टू मुक्ता मिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका प्रिंस भैया, स्वागत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कहानी कि सपोज मोशन, मतलब अगर सपोज ये डस्टर है, इस डस्टर को हम ऐसे यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है। वेरी गुड, रेस्ट में है। अब अगर हम चाहते हैं इसमें मोशन आए, मतलब इसको मोशन मतलब कि कैसे करना होगा, मोशन में है तो हमको यहाँ देखिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। मतलब अगर मोशन में करना है तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स का क्या मोशन हो पा रहा है? नहीं। और इनफैक्ट क्या होता है, अगर इसको कंटिन्यू चलते रहना है, अगर ये चाहता है कि डस्टर ये ऐसा चलता रहे तो कंटिन्यूसली इस पे फोर्स लगाते रहना होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मोशन करना है और जब मोशन कंटिन्यू रखना है तो उस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जहां हम अभी अंगुली से लगा रहे थे ना, तो एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगाते रहना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? ये जेन्युइन बात है, सही है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट सबको पसंद है, ऑफकोर्स अभी का सबको पसंद है। ठीक है, खुद पसंद है क्रिकेट, राइट। तो क्रिकेट में क्या होता है, एक पतला दुबला सा इंसान आता है, वो कर रहा है बैटिंग। ठीक है, और कोई एकदम भारी भरकम एकदम अच्छा बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, इतना तेज से बॉलिंग किया, जो पतला सा था, ताकत उतना है नहीं कि 6 मारेगा, तो थोड़ा दिमाग लगाया, हम 6 क्यों मारे, हम 4 ही मारेंगे। तो क्या करते हैं, वो बॉल को क्या करते थे, टच से टच कर देते हैं। तो क्या होता है, उस बॉल से लग करके बॉल लुढ़कना चालू होता है, बाउंड्री की तरफ जाता है, 4 की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके हाथ में तो दम ही नहीं है, इतना दम नहीं है कि बाउंड्री को पार तक नहीं कर पाता है। बॉल लुढ़क लुढ़क के बाउंड्री सिर्फ आगे ही रुक जाता है। बॉलर को पता है, चल ठीक है भैया, ये तो जाने वाला है नहीं, कितना भी कर ले, जाने वाला है नहीं। बेचारा बहुत कोशिश करता है मारने का, लेकिन बॉल लुढ़कता है, बाउंड्री के पास नहीं आता। सपोज कि अगर ये आपको बाउंड्री है, ठीक है, बेचारा बॉल लुढ़क के इतना दूर आके कभी रुक जाता है, कभी यहाँ पे आकर भी बॉल रुक जाता है, लेकिन बाउंड्री पार नहीं कर पाता है। ये चारों क्यों? क्योंकि बॉल में जब हम फोर्स लगाए बैट से, तो वो फोर्स जो दी है वो इतना इनफ नहीं था कि बॉल को पार करा दे, यानी बॉल को रेस्ट में आ जाता है। मतलब बॉल में जो फोर्स लगाए वो स्टार्टिंग में लुढ़क रहा था, ये मोशन में है, लेकिन वो मोशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, वो बॉल रुक जा रहा है, जिसके कारण वो मोशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि मोशन को कंटिन्यू करने के लिए क्या हमें फोर्स कंटिन्यू चाहिए ही होगा। तो यहां से तो समझ में आ रहा चाहिए ही होगा। अगर ये बॉल रुक जा रहा है, क्यों रुक रहा है? पहला रीजन, जो ग्राउंड हो रहा है उसको रोकने के लिए उसके ऑपोजिट क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। अगर वही सोचिए कि आप ऐसा होता कि जिसमें फ्रिक्शन कम हो, एकदम नेग्लिजिबल हो, तो क्या होता, तो फिर वो बॉल चल जाता। कभी कभी ऐसे भी करते हैं, मतलब बदमाशी करते हैं, यानी कभी होता है ना, टीम कम रहता है तो बोलते हैं कॉमन फील्डिंग होगा, मतलब कि बैटिंग वाला पार्टी भी फील्डिंग करेगा, ऐसे खेलते हैं ना घर पे। तो उसमें क्या होता है कि जो अपना वाला पार्टी रहता है, जिताने के लिए क्या करता है, बॉल के पास जाएंगे, पकड़ने से पहले टुचुक से मार देंगे मार देंगे तो बॉल पार हो जाता है। बदमाशी करते हैं कि नहीं करते? यानी कि हम उसको फिर से दोबारा से फोर्स लगा देंगे ताकि ये मोशन में आए और बॉल पार हो जाए। ऐसी करते हैं ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या है, उसमें फोर्स लगाते रहना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ग्राउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रफ होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है। वो जितना फोर्स यहाँ पर बैट्समैन बैटिंग का टाइम लगाया था, वो फोर्स क्या होता है, जहां पर यूज हो जाता है। एंड लगभग इस पॉइंट में क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स और जो फोर्स लगाया था बराबर हो जाता है, तो बॉल आगे जा नहीं पाता है। ठीक है, अब थोड़ा सोचिए कि अगर हम लोग कुछ ऐसा एकदम थोड़ा एकदम रईस है, एकदम जैसा कुछ कि हम लोग पूरा एकदम प्लेन ग्राउंड में खेलेंगे, एक भी घास नहीं होगा, एक भी मिट्टी नहीं होगा, एकदम पूरा मतलब एक तरह का फ्लैट एकदम मस्त घास में खेलेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें वहां पर बॉलर कभी नहीं जीतेगा, वहां पर तो बैट्समैन जीतेगा। जैसे भी बॉल को बस हमको तो टच कर देना है, बस बॉल को कनेक्ट करना है बैट से, फिर तो आराम से वेट करते रहेंगे। बॉल तो अपने आप लुढ़क के बाउंड्री के पार हो ही जाएगा, लगभग 4 तो मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि वहां पर उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो बॉल लुढ़कता जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर भी बॉल को लगाया हमने, फोर्स दिए, लुढ़क रहा है। तो ये बात है, कहानी है कि अगर मोशन में रहना है तो क्या होगा कि उसको मोशन में रखने के लिए फोर्स देते रहना होगा। तो मतलब हमको यहां तक अब समझ में आया कि मोशन विदाउट फोर्स क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि पॉसिबल है कि नहीं है, या आप डिसीजन कमेंट कीजिएगा मोशन विदाउट फोर्स पॉसिबल है कि नहीं है। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब कहानी ऐसा है कुछ कि सपोज कि अगर ये डस्टर है, ये ऐसा रखा हुआ है, अब बताइए क्या ये रेस्ट में है या मोशन में है? ऑफकोर्स रेस्ट में है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा बताइए, क्या ये कोई फोर्स लगा रहा है? मतलब रेस्ट में है, मतलब अभी तो फोर्स में लगा रहा है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? इसका जो मास है इसके बराबर वो अपना जो mg होता है, मतलब वेट होता है, वो नीचे की तरफ लगा रहा है, यानी कि रेस्ट में होके भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। और इसमें क्या होता है कि ये जो मेरा हाथ है इसका मास के बराबर नॉर्मल जो होता है, हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स, ये ऊपर की तरफ लगा रहा है। यहाँ पर भी ये सिर्फ ऐसे दिख रहा है कि आपको रखा हुआ है, ये रेस्ट मेरे हाथ पे है, कुछ काम नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, लेकिन इसमें भी फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स होता है। फर्स्ट वीडियो में बताया बैलेंस्ड फोर्स, नॉन बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर फोर्स लग रहा है लेकिन बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स इस हाथ में लगा रहा है, हाथ एक्जैक्टली फोर्स इसका ऑपोजिट ऊपर की तरफ लगा रहा है, और दोनों फोर्स बराबर है, यानी कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। और हम लोग ये पढ़े कि अगर बैलेंस्ड फोर्स होता है तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, अगर वो मोशन में रहा होता तो वो मोशन में ही रहता। ये समझ में आ रहा है, कि रेस्ट में ये फोर्स लगा रहा है। अब बताइए, हम खड़े हैं जो यहाँ पे ऐसा, तो क्या हम फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अभी अगर ऐसा खड़े हैं, हाँ लगा रहे हैं। हम जो मेरा वेट होता है, ठीक है, mg जिसको बोल रहे हैं, उससे हम ग्राउंड में फोर्स लगा रहे हैं, और ग्राउंड एग्जैक्टली सिंपल उतना ही वेट मेरे ऊपर लगा रहा है, एग्जैक्टली उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अभी भी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस्ड की अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि मोशन या फिर आपका स्टेट चेंज नहीं होता, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। समझ में? अब आगे कहानी सुनते हैं। अब अगर हम ऐसे चलने की कोशिश की, चल नहीं पा रहे हैं, चलने का कोशिश कर रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम चल नहीं पा रहे हैं। अब बताइए, क्या हम फोर्स लगा रहे हैं? हाँ लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। क्यों चल नहीं पा रहे? जो हम फोर्स लगा रहे हैं फिर कहाँ जा रहा है? हम ताकत लगा रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे, वो ताकत कहाँ जा रहा है, वो फोर्स कहाँ जा रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कहाँ जा रहा है? और अब हम देखिए चल गए, कैसे चले? चल गए, कैसे चले? कैसे चले? मतलब हम भी मोशन कर रहे हैं, मेरा मोशन के लिए भी फोर्स चाहिए, हम फोर्स के बिना मोशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहानी ऐसे सुनिए, जब हम खड़े हैं, मेरा ग्राउंड में जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड जो मेरे को फोर्स लगा रहा है, वो दोनों क्या है? बराबर है। वो दोनों क्या है? बराबर है। मतलब ऐसा है कि ऐसा है, ये हम है, ऐसा ही है, ठीक है। अभी हम जो खड़े हैं तो क्या हो रहा है, जो हम खड़े हैं तो हम नीचे में mg लगा रहे हैं मेरा वेट के बराबर, और ग्राउंड ऊपर में नॉर्मल लगा रहा है, और ये दोनों क्या सेम फोर्स है, ये दोनों क्या है, ये और ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हमको चलना है तो हमको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। माने कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी हम चल नहीं पा रहे हैं। बोले क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ग्राउंड है वो अपोजिट तरफ में फ्रिक्शन लगा रहा है, और वो भी 10 न्यूटन का ही लगा रहा है। अब अगर हम चल नहीं पा रहे, इसका मतलब हम इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स फ्रिक्शन मेरे अपोजिट तरफ लगा रहा है, यानी अभी भी मेरा और फ्रिक्शन का फोर्स दोनों बैलेंस्ड फोर्स है। यानी बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जितना हम आगे बढ़ने के लिए लगा रहे हैं उतना ही ग्राउंड फ्रिक्शन पीछे के लिए लगा रहा है, दोनों बैलेंस्ड फोर्स है, इसीलिए हम चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं, चलना तो पड़ेगा मेरे को। तो क्या करेंगे चलने के लिए? हम और ताकत लगा दी। अब हम ताकत लगा दी, आगे बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अपना फोर्स को 10 नहीं, हम 20 कर दिए, 20 न्यूटन कर दिया। अब ये तो 10 था, फिर तो बार बार बढ़ने से जितना पढ़ना था मैक्सिमम बढ़ गया, 10 तो मैक्सिमम है। अब ये आगे नहीं पढ़ पाया, यानी कि 20 फोर्स न्यूटन लगा है, तो 10 न्यूटन तो माइनस हो जाएगा फ्रिक्शन के लिए, यानी कि जो 10 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा जो मेरा बचा, इसके कारण हम चल रहे हैं, जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास पे मेरा सेम था, तो कुछ एक्सेलरेशन का से हम चल रहे होंगे, कुछ एक्सेलरेशन से हम चल रहे होंगे। यानी कि अब ये बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स बता दीजिए। अब ये अनबैलेंस्ड हो गया, ये 20 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो नेट कर काटेंगे तो 10 न्यूटन इधर की तरफ हो रहा है, 10 न्यूटन इधर की तरफ हो रहा है, यानी कि चलने के लिए हमको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ता है। मेरा पहला फोर्स जो फ्रिक्शन को कैंसिल कर देता है, बाकी का फोर्स से हम चलते हैं। ये समझ में आया? यानी कि मोशन अगर हो रहा है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर मोशन हो रहा है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण वो मोशन में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बात वही आ रहा है कि मोशन को करने के लिए, मोशन को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू मोशन में रहने के लिए मेरे को कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स देना होगा। आपको, मेरे को अब तक ये समझ में आया। और यही बात एग्जैक्टली पुराने जमाने में, यानी कि ओल्ड बिफोर न्यूटन, न्यूटन के पहले सबको ये समझ, न्यूटन नहीं उससे पहले गैलीलियो बोलते हैं ना, गैलीलियो, ठीक है। तो गैलीलियो जो होता है उसको, उससे पहले सबको ओल्ड जो थे, मतलब उसके पहले फिजिक्स तो शुरू से था, लेकिन फिजिक्स क्या होता है समय के साथ साथ एडवांस होते गया। उस टाइम के शायद इतना एडवांस नहीं थे, तो उस टाइम के लोगों को ये लगता था कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो अगर बॉडी अगर मोशन में रह रहा है तो उसको कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहना होगा। जो चीज बाद में आके गलत साबित हुआ, उसको गैलीलियो गलत साबित किए। वो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये प्रूव कर दिए कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर मोशन में रहना है कंटिन्यूसली तो आपको बार बार फोर्स देते रहना होगा। ये चीज को ब्लैंक कर दिए, बोले ये चीज नहीं है। तो गैलीलियो को हम लोग पढ़ते आगे हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके बाद गैलीलियो से इंस्पायर्ड होकर न्यूटन आए तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, ये सारी बातें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अ नेचुरल स्टेट ऑफ ऑल बॉडीज इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि इस जो हम कहानी आपको समझाए, जो चीज आपको बोले, तो उससे ये पता चल रहा है कि जो नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी है वो है हमेशा रेस्ट में रहने के लिए। अगर उसको मोशन में रहना है तो उसमें हमको कंटिन्यूसली क्या करना होगा, फोर्स लगाते रहना होगा ताकि वो मोशन में कंटिन्यू रहे। फोर्स लगाना हम बंद कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में था वो स्टॉप कर जाएगा। इसका मतलब यही है, और यही यहाँ पर लिख रहे हैं कि नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहे, स्ट्रेट लाइन बोला गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बोले, कर्व लाइन बोलेंगे तो मुड़ने के लिए उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं, वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज को एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन चेंज होना मतलब फोर्स चेंज होना, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, F/ma होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, एक वर्ड को ध्यान देना है। तो ये चीज कहानी है, तो ये कहानी है। इसका मतलब ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, एज इट विल कम टू रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बात बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। तो अबे ये कहानी चल रहा है, ठीक है, इस कहानी को ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्या था आपका ओल्ड व्यू था। ये क्या था, ओल्ड व्यू। हम लोगों को कभी समझ में आ रहा, बड़ा सही है, हाँ तो ऐसा ही होता, रियल है, हाँ होता तो है, लेकिन हर जगह वैलिड नहीं है। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि मोशन में कोई चीज को रहने के लिए आपको कंटिन्यू फोर्स लगाते ही रहना होगा। अभी तक हम जो एग्जांपल दिए वो तो ठीक है कि हाँ ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो चलता रहेगा, लुढ़कता रहेगा बॉल, नहीं तो बंद हो जाएगा, ये तो ठीक था। लेकिन इस चीज को गलत भी साबित किया गया है। ये ओल्ड व्यू था, तो क्या इसको याद करना, याद नहीं करना, बस जान लेना है कि ऐसा बोला गया था। ये ओल्ड व्यू था। तो न्यू व्यू क्या हुआ, न्यू व्यू का कहानी सुनते हैं, यहीं से आपका अभी फोर्स मेन स्टार्ट होता है। ओल्ड व्यू में ये क्या गया था कि अगर हम फोर्स देंगे, कंटिन्यू देते रहेंगे तो ही मोशन में रहेगा, फोर्स देना बंद करेंगे तो मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आते हैं, यहाँ से कहानी चालू होता है। एक साइंटिस्ट आते हैं, वो साइंटिस्ट का नाम है, ये न्यू व्यू क्या होता है, न्यू व्यू। न्यू व्यू में एक साइंटिस्ट आता है जो कि 17वीं सेंचुरी का है, डेट याद नहीं रखना है। उसका नाम है गाली, मतलब जैसे कि केला लियो, एप्पल लियो, सेब लियो, या गाली लियो, मतलब वो गाली नहीं, ये गाली लियो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये गालीलियोस एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो गालीलियो एक्सपेरिमेंट है, गालीलियो एक साइंटिस्ट है, गालीलियो का एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट किए थे। और उस एक्सपेरिमेंट से वो जो स्टेटमेंट था कि मोशन में कंटिन्यू रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है, उस चीज को डिनाई कर दिया। उस चीज को बोले कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं ऐसा भी देखा गया है कि विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यू मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। यानी कि मोशन में रहने के लिए कंटिन्यू आपको फोर्स देने का जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी वो मोशन में है तो आप फोर्स ना भी दे तो वो मोशन में ही रहेगा। कैसे रहेगा आपको वो समझाते रहते हैं। तो पहले गालीलियो क्या कहा गया है, और हम पहले इसको एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट के में क्या होता है कि एकदम चिकना मतलब एकदम प्लेन कांच का, मानी एकदम कांच का एक ऐसा करके एक तो स्लाइड करके एक तो शीशा रखे, ठीक है। और फिर क्या किया, एक तो शीशा प्लेन करके कांच का ऐसे रखे हैं, और सेम ये जितना एंगल में है उतना ही एंगल में सेम टू सेम इसको भी ऐसा रखिए। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ पे एक तो मार्बल मतलब हो जाता है ना, गोली बोलते हैं, एकदम कलर का होता है, छोटा होता है, कितना प्लेन होता है, अगर एकदम आप उसको कांच में रख देंगे तो लुढ़कता रहेगा एकदम वो। तो उसको यहाँ पर ऐसा लिए, ठीक है। और ये वाला जो हाइट है, माने कि यहाँ से कुछ तो हाइट होगा, ये डिस्टेंस होगा, तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग सपोज की एस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो हाइट है, यानी कि ये वाला जो हाइट है, क्योंकि हाइट मतलब इसमें बेस में हाइट ना फेंकिए, ठीक है। ये है सपोज की एच हाइट है, ठीक है। जब हम इस बॉल को वो लुढ़काया, ऐसा करके उसको लुढ़का दिए, तो बॉल क्या हुआ, लुढ़क के बॉल इधर आया होगा, ठीक है। और ऐसे कैसे होता है, टिंग ऐसे आया होगा, ऐसे जाने के बाद ये बॉल इधर गया होगा, ठीक है, इधर गया होगा, क्योंकि इसके पास यहाँ से आज तो ऑलरेडी आपको पता ऊपर से नीचे गिरता है, वेलोसिटी बढ़ता है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ता है, कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी बढ़ता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ता है, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, जी के बराबर होता है, पढ़ा चुके हैं। तो यानी कि यहाँ से जब बॉडी गिर रहा था इसके बाद वेलोसिटी बढ़ता है या बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ आ रहा था इस टाइम में, यहाँ पर क्या हो रहा था, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ये वाला जगह में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म था, वेलोसिटी कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट वेलोसिटी था, जो यहाँ से यहाँ गिर रहा था तो वेलोसिटी बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट था। और फिर जब ये चढ़ना स्टार्ट किया तो याद है बॉल को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जब पहुंचे तो ये वाला टाइम में क्या हो रहा था कि वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग हो रहा था। ठीक है, तो ये वाला बॉल ऐसे चढ़ गया मतलब कि ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ऐसा जब गिर रहा था बॉल, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी में बॉल यहाँ से यहाँ चला गया एंड फिर वो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ चला गया। कोई चीज को नीचे से फेंकते हैं तो ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर में जाकर के यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो बॉल फिर वहां से वापस आने लगा। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि ये बहुत स्मूथ है, जैसे कि हम लोग रोड में चलते हैं तो रुक जाता है बॉल, जैसे हम लोग फेंके हुए थे ग्राउंड में, वो बॉल रुक गया था क्योंकि ग्राउंड रफ था और ग्राउंड उसमें रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये ग्लास है, यहाँ पर ये कांच का है, तो कांच के है तो कुछ भी रफनेस नहीं है, और ये मार्बल जो होता है ये भी कांच का होता है, तो दोनों में एकदम फ्रिक्शन नहीं है। यानी कि ये बॉल को जब फेंका तो ये बॉल ऐसे लुढ़क के इधर चला गया होगा, फिर यहाँ जाने के बाद 0 हुआ होगा, फिर यहाँ गिर के लुढ़क के फिर यहाँ आ गया, फिर 0 हुआ, फिर लुढ़क के, मतलब ये ऐसे चलता ही गया। रुकने के लिए बॉल और मार्बल के बीच में एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। ये समझ में आया, बहुत अच्छा। तो ठीक है, तो ये हो गया कि वेलोसिटी आपका 0 हो गया। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला अगर डिस्टेंस को ऐसे बोल रहे हैं, या फिर सपोज की d1 डिस्टेंस हुआ था, तो यहाँ पर अगर सेम एंगल के साथ है तो ये जो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस भी d1 हो रहा है। ठीक है, और ये जो हाइट था h, यहाँ पर भी एग्जैक्टली ये सेम हाइट ही h में चढ़ा होगा, मतलब ये इसका रिस्पेक्ट में जितना ऊपर से नीचे गिरा होगा, यहाँ पर ये नीचे जितना ही ऊपर h हाइट में ही चढ़ा होगा। मानिए अगर हम बोलेंगे कि 2 मीटर था तो ये भी 2 मीटर ही होगा। अगर ये डिस्टेंस सपोज की अगर बोलेंगे 5 मीटर का था डिस्टेंस, तो ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर ही होगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये चीज को देखा गया, मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या हुआ, तो नेक्स्ट क्या किया गया, अब इसको 3 तरह का चेंज किया। ये वाला समझ में आ गया। तो पहला में क्या किया गया, पहला में ऐसा करके सेम टू सेम हम बॉल को यहाँ से फेंके तो बॉल इधर आया, फिर बॉल इधर गया, फिर वो वाला बॉल इधर गया। ठीक है, यानी कि ये वाला d1 डिस्टेंस को तय किया, जो कि यहाँ के एग्जाम से हाइट वाइट बराबर होता है, सेम हाइट था ना, ये यहाँ तक गया सेम हाइट, बट डिस्टेंस यहाँ पर होगा ये वाला हाइट जो है ना, मतलब कि ये वाला जो ऐसे जो हाइट है, ये सेम हाइट हमेशा सेम होगा, सेम हाइट, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड मतलब ये वाला हाइट नहीं है, ये वाला डिस्टेंस है। हाइट क्या है एक्चुअली, नीचे से ये वाला डायरेक्टली ये वाला हाइट है। ठीक है, तो ये दोनों हाइट सेम हाइट है और डिस्टेंस कवर्ड क्या हुआ, d1। ठीक है, सेकंड में क्या किया गया कि इधर वाला एंगल को तो ठीक रखे, लेकिन ये वाला को थोड़ा सा ऐसे कर दिए, मतलब थोड़ा सा झुका दिए। ये वाला जैसे तो वैसे ही है, ये वाला झुका दिए। बॉल यहाँ से थ्रो किए, बॉल यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद बॉल फिर इधर गया, फिर बॉल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो हाइट है सेम हाइट यहाँ पहुंच रहा है, मतलब ये हाइट को सेम है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सेम हाइट हुआ, हाइट तो सेम था, बट यहाँ पर डिस्टेंस अब ये मानिए d2 हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया d2। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि d2 डिस्टेंस ज्यादा होगा कि d1, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा समझ में आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि d2 जो है वो ग्रेटर देन d1 है। ये समझ में आया, वेरी गुड। थर्ड में क्या होता है कि अब ये वही है, लेकिन इसको इतना लेटा है ना, इसको पूरा सीधा कर दिए। क्या कर दिए है, इसको पूरा ऐसे सीधा कर दिए। तो सीधा जब कर दिए तो क्या हुआ, ये बॉल है, बॉल गिरा h1 हाइट से। ठीक है, और ये बॉल ऐसे गया और लुढ़कना चालू किया, यहाँ तक पहुंचा, तो अब ऊपर जाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो यहीं पर लुढ़कता गया। ठीक है, और ये लुढ़क के जब तक स्ट्रेट है लुढ़कता रह गया। ये कोशिश कर रहा है कि हम इस हाइट में पहुंचे, अगर उस हाइट में पहुंचता तो फिर बॉल वापस आ सकता था, लेकिन यहाँ पर तो इसको उठाया नहीं है, तो हाइट में पहुंच नहीं सकता। तो ये एस डिस्टेंस में साथ चलता ही गया, और ये इनफाइनाइट तक चलागा। हाइट तो अटेंड कर नहीं पाएगा, तो हाइट को अटेंड कर नहीं पाएगी, हाइट को अटेंड करने के लिए ऐसा होना का था, हाइट तो नहीं अटेंड कर पाएगा। तो डिस्टेंस क्या हुआ इसका, डिस्टेंस इनफाइनाइट लुढ़कता ही जाएगा, और वो लुढ़कता ही जाएगा।
लुढ़कता ही जाएगा कंटिन्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस में ट्रेवल करता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर ये बॉल यहाँ पर गिर रहा है तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, बोल रहे हैं इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता ही जा रहा है और वो चलता ही रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता ही रहेगा और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है फ्रिक्शन फोर्स, इससे फ्रिक्शन चेंज होगा, वो तो हो नहीं रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे जो हम लोग वो स्टेटमेंट पढ़े कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को बॉडी को मोशन में रहना है कंटिन्यू तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स देना होगा। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है? यहाँ पर अगर ये बॉल यहाँ पर है और यहाँ पर बॉल कंटिन्यू मोशन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर हम हाइट को बढ़ाते रहेंगे तो एक हाइट में जाएगा, फिर वहां से वो गिर रहेगा। इस केस में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इसको मूव करना है तो इसको अब एक्सटर्नल मेरे को फोर्स देने का जरूरत नहीं है, ये मूवमेंट करता ही रहेगा। तो यहाँ पर तो वो जो हम लोग सोचे थे कि नेचुरल स्टेट रेस्ट में होता है, अगर मोशन करवाना है तो कंटिन्यू फोर्स देना होगा, तो ये तो फेल हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स ना दे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अगर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स ना दे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर पहले क्या सोचता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको मोशन में रखने के लिए फोर्स देते रहना होगा। लेकिन यहाँ पर ये फेल हो जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फोर्स में इसको रहने के लिए फोर्स देते रहना होगा। आप फोर्स मत दीजिए, सेम रोड रखिए, सेम फ्रिक्शन वाला कांच रखिए, ये गोली लुढ़कता रहेगा, मार्बल्स लुढ़कता रहेगा, कंटिन्यू लुढ़कता ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। क्या चीज याद रखना है? यहाँ जो गिरते हैं तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होता है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये जो ऊपर जाता है वेलोसिटी इसका डिक्रीजिंग होता है। दोनों केस में हाइट दोनों का सेम होता है, यहाँ पर भी हाइट सेम है, यहाँ पर भी हाइट सेम है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये वाला डिस्टेंस d1 है, इसको झुका देगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इसको जब पूरा से लटा देगा तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको चलिए d3 बोल दे रहे हैं, और d3 क्या होगा? ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, यानी कि d1 सबसे कम होगा, d2 उससे कम होगा, d3 ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि चलता जाएगा। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो देख लेते हैं, लिख देंगे, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है? एक्सपेरिमेंट के बाद गैलीलियो कुछ स्टेटमेंट देते हैं। वो क्या कहते हैं कि गैलीलियो सेड यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, सेम स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी उसको बोल सकते हैं। तो गैलीलियो कहते हैं कि गैलीलियो सेड, इसको ब्रैकेट में से लिखते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिड नॉट रिक्वायर एनी फोर्स टू मेंटेन इट। मतलब अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी है तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए वो मोशन को मेंटेन करने के लिए। सो इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड। अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है तो वो कंटिन्यू वो सेम स्पीड के साथ मूव करेगा एंड अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन में ही चलाएगा, क्योंकि लाइन को अगर चेंज करेंगे स्ट्रेट लाइन को तो उसके लिए फोर्स देना होगा। हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे हैं तो फोर्स लगाना होगा। आगे से फोर्स लगाएंगे तो कम हो जाएगा, बैक से फोर्स देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, या तो बैलेंस फोर्स देंगे तो उसकी बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बैलेंस फोर्स से तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर उसको फोर्स नहीं देंगे, सो इफ अ बॉडी इन अ मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड एंड अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन, दैट इज मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है तो, प्रोवाइडेड इट इज लेफ्ट इटसेल्फ एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कि अगर कोई बॉडी है और ऑलरेडी मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगा, लाइन भी अपना लाइन चेंज करेगा ना, तो स्पीड को कम करेगा, एंड उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड कि उस ऑब्जेक्ट को क्या करे, उसको अपने आप छोड़ दिया, जैसे कि वहां पर गैलीलियो किए थे, मार्बल्स को ऊपर से छोड़ दिया गया और स्ट्रेट में वो चलता ही गया, फोर्स तो नहीं लगाते। ठीक है, एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अपने लुढ़क रहा है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं लुढ़काने के लिए। तो ये गैलीलियो एक बात बोले, तो उसी बात को बाद में क्या किया गया, एक लॉ बना दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको मेनली फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो गैलीलियो ने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया, उससे क्या वो स्टेटमेंट क्या है ये आपको याद रखना है कि व्हेन नो अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई भी जब अनबैलेंस्ड फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट में नहीं लग रहा है, या आप डायरेक्टली व्हेन नो फोर्स भी बोल सकते हो। अनबैलेंस्ड फोर्स की मतलब क्या है कि अगर सपोज की फोर्स अगर एक ही तरफ से लगा रहे तो वो तो अनबैलेंस फोर्स ही है ना, क्योंकि उसको ऑपोजिट तो कोई फोर्स नहीं है, और अगर एक तरफ से ज्यादा लगा रहे दूसरा तरफ से कम लगा रहे तो नेट फोर्स आगे की तरफ होगा, तो अनबैलेंस फोर्स होगा। तो आप खाली फोर्स लिखिए, अनबैलेंस फोर्स लिखिए, बात एक ही है। तो व्हेन नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, इस बॉडी में अगर कोई अनबैलेंस्ड एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाए तो क्या होगा, इट स्टेज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उसको मोशन लगाने के लिए इधर से फोर्स लगाए, एक्चुअली ये फोर्स जो हम एक तरफ से लगा रहे हैं तो अनबैलेंस फोर्स हुआ ना,
इसलिए बोल रहे हैं अनबैलेंस फोर्स, या फोर्स भी ले सकते हो। सो व्हेन नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इट स्टेज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में रेस्ट में ही रहेगा, और मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर ऑलरेडी जो मूव कर रहा है मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का। डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होगा, इसलिए वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये बात था आपका गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मोशन विदाउट फोर्स कैसा हो सकता है, कि मोशन विदाउट फोर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है। और इस चीज को गैलीलियो ने बताया था कैसे हो सकता है। और लॉस ऑफ इनर्शिया हमने देखी है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर ऑलरेडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर ना लगाए। ये कहानी है। इस कहानी से इंस्पायर्ड होकर के न्यूटन जी क्या करते हैं, अपने लॉज ऑफ मोशन को लाते हैं। और न्यूटन हर चीज को मतलब क्या बोलेंगे, एक्चुअली पहले भी फिजिक्स ये वाला था, न्यूटन के पहले है फिजिक्स। तो इसी चीज को पढ़ के इंस्पायर होके न्यूटन अपना मोशन का लॉ दिए है, हम लोग उसके लिए पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत मजा आएगा। तो एक न्यूटन तो ऐसे नहीं कि पढ़ते नहीं थे, तो न्यूटन एक ऑलरेडी फिजिसिस्ट थे, तो ये वाला बात उसको ही पता था, ये वाला बात देख इंस्पायर्ड हुए, तो इसी से वो अपना थ्योरी निकाल दी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ दे दिए। फर्स्ट लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ यही डिफाइन इनर्शिया एंड मोशन को करते हैं, डिफाइन इनर्शिया एंड फोर्स को डिफाइन करते हैं फर्स्ट लॉ। तो आपको इसके लिए फर्स्ट लॉ क्या है आपको पूरा स्टेटमेंट देंगे, वो आपको पढ़ना होगा। सेकंड लॉ एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये क्या करता है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन बताते हैं, ठीक है। एंड लास्ट लॉ क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ये करते हैं रिलेशन बिटवीन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन रिएक्शन फोर्स के बीच में रिलेशंस क्या होता है, इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ बोलते हैं। सेकंड लॉ इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये तो पढ़ना होगा आपको एग्जाम में डायरेक्टली, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको जब डिटेल लिखाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं था, इजी था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मेन फिजिक्स स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग न्यूटन का 3 लॉ पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत कुछ है, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए